नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। वोट के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पर गंदी सियासत। राहुल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। बोले मोदी कर रहे हैं जवानों के खून की दलाली। स्पेक्ट्रम नीलामी पूरी तरह से फ्लॉप। खजाने में आए सिर्फ 65,789 करोड़। सरकार को थी 5 लाख करोड़ की उम्मीद। जो जो सिग्नल्स हैं इकोनॉमी के लिए सब पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। मॉनसून सबसे बड़ी पॉजिटिविटी हुई है। हिंदुस्तान के बारे में इतना पॉजिटिवनेस एक बार नरसिम्हा राव का टाइम हुआ तो उससे भी ज्यादा हर आदमी देखता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी में भरोसा बढ़ा। इंडिया इकोनॉमिक समिट में बोले इंडस्ट्री के दिग्गज इकोनॉमी के आने वाले दिन हैं अच्छे। अब गांवों में भी खुलेंगे बैंक। आरबीआई ने पेमेंट बैंक खोलने के नियम किए आसान। इससे कितना होगा फायदा, बात करेंगे पेटीएम बैंक की सीईओ शिंजनी कुमार से बुलेटिन में आगे। बाजार में लगातार दूसरे दिन दबाव। सेंसेक्स 114 पॉइंट टूटा, लेकिन निफ्टी ने बचाया 8,700 का स्तर। बीसीसीआई में हो सकता है लोढ़ा पैनल का सीधा दखल। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की लोढ़ा पैनल की याचिका। कल आएगा फैसला। और ऑनलाइन रिटेलर्स की दिवाली से पहले चांदी सेल में अमेजॉन ने बेचे 1.5 करोड़ प्रोडक्ट। स्नैपडील को भी करीब 1.25 करोड़ आइटम बिकने की उम्मीद। उड़ी में देश के जवान शहीद हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया शहादत बेकार नहीं जाएगी और वक्त आने पर सेना ने पराक्रम दिखाया। सरहद पार आतंकवादियों की पनाहगाह पीओके में घुसकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फौज के एक्शन को सैल्यूट किया। लेकिन आज अचानक राहुल ने गियर बदल दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को घेरा ही नहीं, जवानों के खून की दलाली करने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। सवाल है कि ऐसे वक्त में जब आतंकवाद के खिलाफ जंग में देश को एक साथ खड़े होने की जरूरत है, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर गंदी सियासत क्यों शुरू हो गई? क्या ऐसा विवादास्पद बयान देश को कमजोर नहीं करेगा? देश के दुश्मनों का हौसला बुलंद नहीं होगा? विपक्ष के नेता अगर सवालों के घेरे में हैं, तो कटघरे में सरकार के कुछ मंत्री और बीजेपी के नेता भी हैं। और इस मसले पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता राजीव त्यागी और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने आज क्या कहा। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर तीखे बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल खिसिया कर ऐसी बातें कर रहे हैं और दलाली से उनकी पार्टी का पुराना नाता है। फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि दलाली से राहुल का बहुत लंबा अटैचमेंट है। क्योंकि इन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट में कांग्रेस ने दलाली खाई, चावल चीनी में दलाली खाई, स्पेक्ट्रम में दलाली खाई, कोयले में दलाली खाई, एयरसेल मैक्सिस डील में दलाली खाई, वीआईपी चौपर स्कैम में दलाली खाई। तो दलाली की पराकाष्ठा देखिए कि इन्होंने जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाला एक संस्थान था, उससे भी दलाली खा ली। तो जिस तरह का भाव उनका रहा है, जिस तरह से 10 साल तक उन्होंने 12 लाख करोड़ की दलाली कांग्रेस ने खाई है, तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और अब हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान राजीव त्यागी कांग्रेस के और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह मौजूद है। राजीव त्यागी साहब, श्रीकांत शर्मा जो अभी कह रहे थे उससे तो मैं ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखूंगा, जिस तरह से उन्होंने बाकी दलालियों से चीजों को जोड़ा। लेकिन वाकई में इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे बहुत खराब लग रहा है और सभी लोगों को भी लग रहा है कि जिस तरह की सियासत हो रही है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, आप सोचिए सेना के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या जरूरत थी राहुल गांधी को अब ऐसी बात करने की? देखिए, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, विक्रम सिंह साहब जनरल थे, उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट था, और फौज के जनरल थे, तो कोई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं थे। उन्होंने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी होती रही हैं और 1998 से सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई थी। मैं वे बैक 1971 में ले आना चाहता हूं, जब महान इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान का युद्ध जीता था।
उसके बाद से लेकर के या उससे पहले भी कभी कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान पे, आतंकवाद पे या शहीदों पे कोई सियासत नहीं की और उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, समझ लें, मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब वो राम मंदिर को बेचते हैं और भगवान राम को कहीं ना कहीं के नाम उसका ठगने का काम करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आर्टिकल 370 की वो बात करते हैं और पीडीपी से गठबंधन कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम नेता है वो हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो लव जिहाद की बात करते हैं या फिर घर वापसी की बात करते हैं या किसानों को बेहतर दाम देने की बात करते हैं, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं। राजीव त्यागी साहब जो ये बातें आप बता रहे हैं, ये सारी एक मिनट ये सारी बातें लास्ट सेंटेंस बोल लूं, लास्ट सेंटेंस बोल लूं, लास्ट सेंटेंस बोलना जरूरी है जी। मुझे बहुत बुरा लगता है जब सैनिकों की शहादत पर प्रधानमंत्री और उनके मंत्री और उनके दरबारी इस तरह से टीवी चैनल्स पे रिपोर्ट दिखाते हैं जैसे पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। क्या आप महान इंदिरा गांधी को भूल सकते हैं? क्या आप राजीव गांधी को भूल सकते हैं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूल सकते हैं? क्या आप राजीव त्यागी को भूल सकते हैं? तो मेरा कहना यह है, शहीदों पे सियासत नहीं होती है, पाकिस्तान पे सियासत नहीं होनी चाहिए और आतंकवाद पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं यही सवाल तो पूछ रहा हूं, मैं यही सवाल कह रहा था कि आपने जितने भी उदाहरण गिनाए ये घर के अंदर की बात है, लेकिन जब आप इस बात पे सियासत करते हैं तो ये बाहर जाती है। पाकिस्तान के अखबार देखिए, पाकिस्तान के टीवी चैनल देखिए, मखौल उड़ रहा है हमारा। देखिए, मैं जवाब देता हूं इसका, बहुत स्पष्ट देता हूं। ना तो मैं पाकिस्तान को कोई पावर मानता हूं, ना कांग्रेस पार्टी इसको पावर मानती है। अगर मुझे देश को कंपेयर करना होगा तो फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर अमेरिका से तुलना करना चाहूंगा मैं अपने देश की। हमारी बातचीत तो पूरी की पूरी पाकिस्तान के ऊपर टिकी हुई है। हमारी आर्मी सक्षम है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वो सब बातें ठीक है, पहले भी देती आई है, आगे भी देती रहेगी। ये बातें चलिए ठीक है। रामकृपाल साहब, आपको क्या लगता है जिस तरीके से इस समय पूरी दोनों पार्टियां, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम बीजेपी को एक तरफ रख दें या कांग्रेस को एक तरफ रख दें, लेकिन जिस तरह का सियासी माहौल देश के अंदर बन गया सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, सेना का मनोबल, देश के लोगों का कंफ्यूजन, और शायद हमारे पत्रकार हैं और उनसे पूछिए कांग्रेस ने कभी दलाली नहीं की है और उस कांग्रेस ने शहीदों को बेचा नहीं है, जो कांग्रेस ने पाकिस्तान के नाम पे वोट नहीं मांगे हैं, कांग्रेस ने कभी आतंकवाद के नाम पे वोट नहीं मांगे हैं। उन्हीं से पूछ मैं रामकृपाल सिंह जी बहुत ही ईमानदार और वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिल्कुल बिल्कुल निवेदन करूंगा सच बोल करके बताएं, सच ही बोलेंगे, सच बोलेंगे, टीवी पे आए बैठे हैं, सच बोलेंगे। रामकृपाल जी, अब क्योंकि बातचीत आपके सामने ही आ गई है, तो ये जो भाव है, जो ये इस समय जिस तरह से फूट कर निकल रहा है, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी, क्या लगता है ये होना चाहिए, मजाक बन के रह गया है? देखिए, आपने शुरू में 2 सेंटेंस कहे थे। आपने कहा था गंदी राजनीति, मैं उस पर बिल्कुल सहमत हूं, उस पर कोई और टिप्पणी करके उस पर नहीं। दूसरा, आपने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं वो क्यों वाले पर जाऊंगा। और इससे पहले राजीव भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं किसी पार्टी का न हूं, न किसी पार्टी को ध्यान में रख के बोल रहा हूं। जो सच्चाई है, पिछले सन 1969 से मैं होश में हूं और भारतीय राजनीति को नजदीक से देख रहा हूं, और जो मेरी समझ बनी है इतने सालों में, मैं कोई अपनी राय नहीं दे रहा हूं, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। एक होता है क्या होना चाहिए और एक होता है क्या होता है। दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, इस देश में जब कांग्रेस टूटी 69 में और इंदिरा जी आई, और उसके बाद जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ, उन्होंने इलेक्शन भी जीता, और बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ, जब वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा कहा था, उसका फायदा चाहे उन्होंने कहा हो नहीं कहा हो, निश्चित रूप से कांग्रेस को मिला। और 84 में देखिए, मैं इसको कहता हूं संवेदनाओं की सुनामी का लाभ किसी न किसी पार्टी को मिलता है। 84 में 85 में जो चुनाव हुए, राजीव जी राजनीति का ककहरा नहीं जानते थे और 400 सीटें मिली, वो भी एक सुनामी, क्या एक भावनाओं की लहर थी और मिली, स्वाभाविक है। 29 तारीख को जो कुछ भी हुआ वो एक ऐसा सुनामी आई जिसमें स्वाभाविक था कि सारी पार्टियों के नेताओं ने। रामकृपाल, मैं माफी चाहूंगा बीच में आपको टोक रहा हूं, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा।
नहीं, आप इसे पूछ रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं सर कि आज अगर ये स्थिति आ भी गई थी तो क्या देश की सभी जिम्मेदार पार्टियों को आपस में बात नहीं, जिस तरीके की छींचा लेदर हो गई, जिस तरह की खींचतान हो गई, उससे बचा जा सकता था? मैं इसी बात पर मैं वही कहने जा रहा था। आप मेरी बात सुन लीजिए जी। मैं ये कह रहा हूं 29 तारीख को जब ये हुआ तो सारी पार्टियों के नेता एक लाइन में आए। वो उनकी मजबूरी थी सुनामी के नाते, और उन्होंने मोदी की तारीफ की। लेकिन हफ्ता बीतते बीतते उनको ये समझ में आने लगा कि आगे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गोवा है, गुजरात है, हम कब तक इस लाइन में खड़े रहेंगे? अगर देश की राजनीति निकलना है तो चलिए। और ये सही बात है कि बीजेपी ने भी इन भावनाओं को अपने पक्ष में, उनको पता है कि हमें फायदा मिल रहा है, लेकिन उसको लेने की एक आतुरता और पोस्टरबाजी जो शुरू की, तो उससे स्वाभाविक था कि विपक्ष जो है वो हमले करेगा, वो बहाना ढूंढ रहा था जी। लेकिन आज राहुल जी इन शब्दों से बच सकते थे जो उन्होंने कहा। मेरा ये कहना था, आज ही मोदी जी का एक बयान छपा है जो उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को समझाया है कि ये अपना सीना ठोकने वाली चीजें कम करो। आज सवेरे ही कहा है, बिल्कुल। और अपनी पार्टी के लोगों को कहा है। मेरे पास समय अब तो अगर कोई पोस्टर लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोदी जी ही करा रहे हैं जी। मेरे पास कहना है कि देखिए राजनीति होगी लेकिन उसको भाषा संयत होनी चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि वो सेना तक उसकी आग जाए। जी जी, अब टिप्पणी करना चाह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब समय मेरा समाप्त हो रहा है। 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड में आप बता दीजिए। 156 जवान पिछले साल शहीद होने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के 56 इंच का सीना एक सर्जिकल स्ट्राइक करता है और उसका क्रेडिट लेना चाहता है तो निश्चित रूप से छद्म राष्ट्रवाद है, और छद्म राष्ट्र का मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। लेकिन मेरा यही मानना राजीव त्यागी साहब भी कि क्रेडिट और नॉन क्रेडिट ये सब अपने अंदर की बात है, लेकिन इसे उस हद तक ना ले जाएं जनता बताएगी, देश के लिए शर्मिंदगी की स्थिति बने, नौजवान तय करेंगे। जी चलिए, क्योंकि अब समय मेरा इस डिबेट के लिए समाप्त हो रहा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इसमें शामिल होने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को लोढ़ा पैनल की सिफारिशें मानने के लिए कल तक का वक्त दिया है। अगर बीसीसीआई आनाकानी करता रहा तो कल इस पर सुप्रीम कोर्ट सीधे ऑर्डर पास कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के पर भी कतरने की तैयारी कर रहा है। दरअसल लोढ़ा कमेटी का कहना है कि बीसीसीआई उसकी सिफारिशें नहीं मान रहा है। ऐसे में बोर्ड के अधिकारियों के ऊपर 3 प्रशासक बैठा दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की याचिका स्वीकार भी कर ली है। साथ ही लोढ़ा कमेटी चाहती है कि राज्य क्रिकेट संघों को फंड ट्रांसफर पर रोक लगे और जो फंड ट्रांसफर हुआ है उसे वापस लाया जाए। और यहां पर एक हुआ छोटा सा ब्रेक के बाद इंडस्ट्री के किन दिग्गजों ने कहा आने वाले दिन है अच्छे, बताएंगे आगे। पेमेंट बैंक खोलना अब आसान हो गया है। आरबीआई ने नई गाइडलाइंस में न सिर्फ पूंजी से जुड़ी शर्तों में ढील दे दी है, वहीं इसके कारोबार के दायरे को भी बढ़ा दिया है। पेमेंट बैंक के लिए अब कम से कम 15% पूंजी जरूरी होगी। इसके अलावा आरबीआई ने पेमेंट बैंकों को ओवरनाइट लेंडिंग की भी इजाजत दे दी है। इससे इसके ग्रुप कंपनियों को बिजनेस करस्पॉन्डेंट बनाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि पेमेंट बैंक को ग्रुप कंपनियों के साथ वाजिब दूरी बनाकर रखना होगी। इस पर हमारे साथ जुड़ रही हैं और बातचीत करने के लिए पेटीएम बैंक की सीईओ शिंजनी कुमार। बहुत स्वागत है शिंजनी आपका। ये नई गाइडलाइंस जो आई हैं, आपको लगता है कि जो नए पेमेंट बैंक से उनको एनकरेज करेंगी? ये गाइडलाइंस अच्छी हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो गाइडलाइंस आरबीआई ने रिलीज की हैं, इनमें इनके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अलग अलग तरह के जो पेमेंट्स बैंक हैं वो अपने तरीके से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको ऑनबोर्ड कर सकते हैं और अलग तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो मेरी समझ से ये काफ़ी पॉजिटिव गाइडलाइंस हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत अगर किसी चीज़ पर क्लैरिटी नहीं है तो वो आगे भी इंटरैक्शन जिस तरह से हमारा चलता रहा है वैसा चलता रहेगा रेगुलेटर्स के साथ। और
और आगे और भी क्लैरिटी हो। तो शिंजनी, ग्राहकों को इस पूरी चीज से कैसे फायदा होगा, उनके लिए क्या फायदे की बात है? तो एंगेजमेंट चल रहा है 1-2 साल से सरकार और पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटर्स और इंडस्ट्री के बीच में। उसका एक ये फायदा हुआ है कि लोगों के अंदर ये सेंसिटिविटी बहुत हाई है कि ग्राहकों का कैसे फायदा होगा वो भी, और ग्राहकों का कैसे नुकसान नहीं हो, और अगर उनको किसी तरह की शिकायत हो तो किस तरह से उस शिकायत को समझा जा सके और उसका समाधान किया जा सके। तो जो नई गाइडलाइंस आई हैं इनमें एक और अच्छी बात है कि वो एक जो फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है उस फ्रेमवर्क के अंदर इन चीजों पर भी ध्यान दिया गया है कि जो एंड यूजर है अगर उसके पास कोई कंप्लेन है तो वो कैसे अपनी कंप्लेन को पहुंचा सकता है और उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और कैसे वो एक एफर्ट है कि जो नए इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर इस तरह की सेंसिटिविटी हो कि वो चूंकि लोगों की स्मॉल सेविंग्स के साथ डील कर रहे हैं और तो किस तरह का उनको उनके अंदर कैसी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लोगों को एक्सेस प्रोवाइड कर सकें। शिंजनी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तुरंत रुक करेंगे आज की एक और अहम खबर का। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद स्पेक्ट्रम नीलामी ठंडे रिस्पांस के साथ आज खत्म हो गई। 5 दिन तक चली इस नीलामी में 965 स्पेक्ट्रम मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है। सरकार को करीब 66,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी दीपाली नंदा। दीपाली, समय थोड़ा कम है इसलिए संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, उम्मीद से कम आए हैं सरकार के पास पैसे, लेकिन पूरी नीलामी कैसी रही? बिल्कुल, आपने सही कहा कि सरकार को जितनी उम्मीद थी उससे काफी कम रकम अब सरकार के खाते में आएगी। खास तौर पर इस बार जो सरकार काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी वो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को लेकर थी। पहली बार प्रीमियम बैंड के तौर पर उसको नीलामी में शामिल किया गया था और जानकारों का ये मानना है चूंकि उसका रिजर्व प्राइस काफी ज्यादा रखा गया था, इसके चलते कंपनियों ने किसी भी तरीके की रुचि नहीं दिखाई 700 और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में। अगर इस 5 दिन की नीलामी की अगर हम एक संक्षिप्त में बात करें तो सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन देखी गई वो 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज के बैंड में देखी गई, जो कि 4G के लिए डेटा कनेक्टिविटी के लिहाज से अच्छे बैंड्स माने जा रहे थे। लेकिन अगर सरकार की तरफ से बात करें तो उनके हाथ निराशा ही लगी है। अब से कुछ ही देर पहले टेलीकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा ने पत्रकारों के साथ बात की और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि 700 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज में किसी भी तरह की कोई बिड नहीं आई है, तो इस पर उनका कहना था कि हो सकता है कि टेलीकॉम कंपनियों के पास अभी इस तरह का इकोसिस्टम मौजूद ना हो, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, इसके चलते उन लोगों ने रुचि नहीं दिखाई है। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि अब सरकार आगे की रणनीति बनाएगी, जो स्पेक्ट्रम रह गया है इस बिडिंग के दौरान उसे आगे किस तरह से ऑक्शन में ले जाया जाए, इस पर विचार शुरू किया जाएगा। दीपाली, इस जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इकोनॉमी मजबूती से आगे बढ़ रही है, साथ ही अच्छे मॉनसून से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जिससे इकोनॉमी को और रफ्तार मिलेगी। ये कहना है इंडिया इकोनॉमिक समिट में शामिल हुए कारोबारी दिग्गजों का। इस समिट में सरकार और कारोबारियों ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे यहां से भारत की ग्रोथ को और तेज किया जाए और किसी तरह भारत में और इन्वेस्टमेंट लाया जाए। अभी जो भी सिग्नल्स हैं इकोनॉमी के लिए सब पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। मॉनसून सबसे बड़ी पॉजिटिविटी हुई है और अभी मॉनसून अभी समाप्त हो चुका है और इसमें जो एंडिंग भी हुई है उसमें अच्छी रेन हुई लास्ट में, एंड दैट आल्सो इज गुड फॉर रबी व्हेन वी स्टार्ट द सीजन। रेट कट भी पॉजिटिव सिग्नल है, अभी जीएसटी का सब पॉजिटिव चल रहा है। तो अगर हम देखें इन सब चीजों को एक साथ तो अभी सिग्नल्स काफी पॉजिटिव हैं। यही एक इकोनॉमी है जहां इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जहां पे कि डेवलपमेंट होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है जिससे कि हम लोग उसको पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कॉपर है, कहाँ पे सोना है, कहाँ पे ऑयल है, उसको हम निकालें, जो हम इंपोर्ट करना बंद करें और हमारी जो रियल इकोनॉमी का जो पैसा है जो बाहर जाता है वो जाना रुके और बाहर के लोग भी आएं और उसको निकालने में हमारी मदद करें और यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। जितना एक्साइटमेंट और बज़ इंडिया के नाम का है बाहर, वो पहले कभी नहीं रहा है। तो अब क्या है कि जब हम बिजनेस लीडर से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि हम इंडिया से आए हैं तो वो बहुत जल्दी टाइम दे देते हैं। पहले होता था कि आप किसी जूनियर से मिल लीजिए और अब लोगों को इंटरेस्ट है ना सिर्फ समझने में और देखने में, वो यहाँ पे आके समझना भी चाहते हैं और यहाँ पे आके देखना चाहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट है इंडिया के लिए। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आगे देखिए कैसे प्रदूषण एक नए बाजार का रास्ता कर रहा है तैयार।
स्वीडन की कंपनी ब्लू एयर ने आज 2 नए एयर प्यूरिफायर लॉन्च किए। दरअसल प्रदूषण और सांस की जानलेवा बीमारियों के डर की वजह से भारत में एयर प्यूरिफायर का बाजार लगातार बढ़ रहा है और कंपनियों की नजर इस बाजार पर है। स्वीडन की एयर प्यूरिफायर कंपनी ब्लू एयर ने भारत में 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, ब्लू और क्लासिक। ब्लू एयर ब्लू का दाम है 22,990 और ब्लू एयर क्लासिक का दाम है 55,000 रुपए। कंपनी का दावा है कि स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन से कंट्रोल होने वाले ये एयर प्यूरिफायर 27 रुपए रोजाना के खर्च पर 540 स्क्वायर फुट के कमरे में साफ हवा देंगे। मुंबई और दिल्ली हमारा आज की तारीख में फोकस है। मुंबई दिल्ली में ये मंथ के एंड तक वी वुड डेफिनेटली बी अवेलेबल इन अबाउट 100 करीब आउटलेट्स में हम अवेलेबल रहेंगे। बट आगे जाते हुए जो प्लान है हमारा कि जून 2017 तक हमें पैन इंडिया जाना है। फिलहाल भारत में एयर प्यूरिफायर का बाजार 150 करोड़ रुपए का है, जो 5 साल में 40% तक बढ़ेगा। शायोमी, केंट आरो, यूरेका फोर्ब्स, शार्प और क्रूसेडर टेक्नोलॉजी ने एयर प्यूरिफायर इंडस्ट्री में पहले से ही कदम रख दिए हैं। हम लोग इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोग इंपोर्टर नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो आई हैं उन्होंने अपना माल बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बट वी आर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहां पे सारी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर की हमारी इंडस्ट्री के अंदर हो रही है, हमारी फैक्ट्री के अंदर हो रही है। तो आई थिंक वी आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट इन टाइम, प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस टू कंज्यूमर्स। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में वायु प्रदूषण के कारण भारत में 6 लाख लोगों की जान गई। भारत के 13 शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं और दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। जाहिर है आने वाले वक्त में एयर प्यूरिफायर लग्जरी नहीं नेसेसिटी बन सकता है और कंपनियां इसी सोच पर काम कर रही हैं। निधि राय, मुंबई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।